दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने गलती से सोल्डरिंग आयरन की गर्म टिप को छू लिया और 2 उंगलियां जल गई। दर्द बहुत था, लेकिन इससे मैंने एक जरूरी सबक सीखा। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सोल्डरिंग की बेहतरीन टेक्निक्स, जरूरी टिप्स और पैसे बचाने के तरीके सिखाऊंगा। साथ ही मैं शेयर करूंगा मेरी जली हुई उंगलियां सिर्फ 2 दिन में कैसे ठीक हो गई। सोल्डरिंग एक बेहद उपयोगी स्किल है। थोड़ी प्रैक्टिस और पेशेंस से आप भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरे गुरुजी, आप नहीं, हम शुरू करेंगे। मार्केट में कई तरह के सोल्डरिंग आयंस मिलते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 वॉट की आयन, जो कि यूजुअली येलो कलर की होती है। मैंने भी कुछ सालों तक इसी सोल्डरिंग आयन का इस्तेमाल किया, पर जब मैंने एफपीवी हॉबी की शुरुआत की तब मुझे एहसास हुआ 25 वॉट की आयन इस हॉबी के लिए काम में नहीं आने वाली। ये आयन एकदम बेसिक सोल्डरिंग के लिए ठीक है, पर अगर आप हॉबी के लिए जैसे कि आरसी या एफपीवी ड्रोन की हॉबी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग आयन से बेहतर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से मैंने एक नई सस्ती सोल्डरिंग आयन को यूज किया, जो कि बहुत ही यूजफुल है। जब मैंने यह आयन खरीदी थी तभी इसकी कीमत अमेजोन पर लगभग 900 रुपए थी। ये एक दमदार 80 वॉट की आयन है। ऐसे ही सेम दिखने वाली कई मॉडल्स आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे। इस आयन की अफिलिएटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस आयन के लिए हाई क्वालिटी टिप्स खरीद लीजिए, क्योंकि इस आयन की टिप की क्वालिटी सही नहीं है। टिप की बात की जाए तो जितनी थिक टिप होगी उतना ज्यादा थर्मल मास उसमें होगा, जिससे बड़े सोल्डर जॉइंट्स करने में आसानी होगी और ऐसे टिप्स ज्यादा टाइम तक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर थिन टिप है तो वो ज्यादा टाइम तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका थर्मल मास कम होगा, और जब हम टिप को सरफेस से टच करते हैं तब हीट सरफेस पर ट्रांसफर हो जाती है और टिप का टेम्परेचर घट जाता है। इसका मतलब आप जब बड़े सोल्डर जॉइंट्स करना चाहते हैं, जैसे कि XT60 या ESC के कनेक्टर्स, तब आपको बड़े टिप की जरूरत होगी। पर अगर आप छोटे सोल्डर जॉइंट्स करना चाहते हैं तब आपको छोटे टिप की जरूरत होगी। एफबीबी के लिए मैं 2.4 mm की सोल्डरिंग टिप खरीदने की सलाह दूंगा। अगर आपको आउटडोर सोल्डरिंग करनी है तो आप मेरे जैसे सिक्योर की बैटरी पावर्ड सोल्डरिंग आयन खरीद सकते हैं। इस आयन को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उनको मैसेज करके आयन खरीद सकते हैं। आपको मिनिमम 60 वॉट्स की आयन खरीदनी है। आयन के बाद नंबर आता है सोल्डरिंग वायर का। हम जिस सोल्डरिंग वायर को यूज करते हैं वो 60-40 टिन और लेड का मिक्सचर होता है। लेड फ्री सोल्डर वायर भी मिलते हैं, लेकिन वे ज्यादा तापमान पर पिघलते हैं और शुरुआती लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती है। जब सोल्डर पिघलता है तो वो दो मेटल्स के बीच में फ्लो करता है और उन्हें एक साथ जोड़ देता है। रोजिन कोर सोल्डर वायर सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें पहले से ही फ्लक्स होता है, जिससे सोल्डर आसानी से बहता है। फ्लक्स का उपयोग करने से सोल्डर जब पिघलता है तब फ्लक्स सरफेस को क्लीन करता है और ऑक्सीडेशन से बचाता है। उस वजह से सोल्डर इजीली फ्लो होता है और दोनों मेटल्स की बॉन्डिंग मजबूती से होती है। सोल्डरिंग वायर का जो फ्लक्स होता है वो छोटे छोटे जॉइंट्स के लिए सही है, पर बड़े जॉइंट्स के लिए हमें सोल्डर के ऊपर भी फ्लक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्लक्स तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना मजबूत सोल्डर जॉइंट्स नहीं बन सकते। मैं ये मैकेनिक का फ्लक्स यूज कर रहा हूँ, पर ये ज्यादा स्मोक छोड़ता है, जो कि लंबे समय तक सोल्डरिंग के लिए घातक हो सकता है। आप रिलाइफ का 422 फ्लक्स यूज कर सकते हैं, और सस्ता ऑप्शन चाहिए तो आप नोएल का फ्लक्स भी खरीद सकते हैं। मार्केट में 10-20 रुपए के फ्लक्स भी मिलते हैं, क्विक फिक्स, गुड फिक्स के नाम से। मैंने उन्हें भी यूज किया है, पर उनकी क्वालिटी अक्सर खराब होती है। फ्लक्स के बिना सोल्डर ठीक से नहीं चिपकता और जॉइंट कमजोर हो सकते हैं। अब फ्लक्स के बाद बारी आती है स्पंज की। स्पंज 2 प्रकार के होते हैं। एक जो मेटल का है, जिसे मैंने किराना वाले की दुकान से खरीदा है। आप स्पेशल ब्रास के स्पंज को भी यूज कर सकते हैं, पर मेरा ये सस्ता वाला स्पंज भी सेम काम करता है। दूसरा वेट स्पंज, जो कुछ लोग यूज करते हैं। वैसे तो दोनों का काम सेम ही है, टिप को साफ करना। ये हो गई 4 जरूरी चीजें जिनके बिना आप बेस्ट क्वालिटी की सोल्डरिंग नहीं कर सकते। आगे और भी कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपकी सोल्डरिंग
आसान और सेफली होगी। पर पहले जान लेते हैं सोल्डरिंग कैसे करनी है। जब तक मेरा ये सोल्डरिंग आयरन गर्म हो रहा है तब तक हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। सोल्डर वायर यूजुअली 180 से 200 सेल्सियस पर मेल्ट होता है। मैं यूजुअली 350 से 380 सेल्सियस के बीच में जनरल सोल्डरिंग के लिए टेम्परेचर रखता हूँ। पर आप बोलेंगे सोल्डर तो 180 पर ही मेल्ट होता है, तो 380 क्यों? क्योंकि हम सोल्डर वायर को मेल्ट करने के लिए सोल्डरिंग नहीं करते। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लिक्विफाइड मेटल जब फ्लो करता है तब वो ठंडी पीसीबी पर नहीं चिपकेगा, वो चिपकेगा गर्म सरफेस पर यहाँ पीसीबी ठंडी और सोल्डरिंग आयरन गर्म। जब पीसीबी सोल्डरिंग आयरन की टिप से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा तब टिप का टेम्परेचर कम होगा और लिक्विफाइड मेटल, जो कि इस केस में सोल्डर है, वो जाके चिपक जाएगा पीसीबी पर। तो हम आयरन का टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं क्योंकि हमें उस सरफेस को गर्म करना है जहां हमें सोल्डर को चिपकाना है। पर बिगिनर्स को मैं सलाह दूंगा कि आप 350 सेल्सियस से शुरुआत करें, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत तेजी से पीसीबी में टेम्परेचर ट्रांसफर होता है और उससे सोल्डर पैड्स डैमेज हो सकते हैं। चलिए उसे भी ट्राई करते हैं। मैं सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर मैक्स टेम्परेचर पर सेट कर रहा हूँ और इस ब्लैंक पीसीबी पर ट्राई करूंगा। पहले टिप पर थोड़ा सोल्डर लगा देता हूँ, इससे हीट ज्यादा जल्दी से ट्रांसफर होगी। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब पैड के नीचे की इपॉक्सी जल जाती है और पैड पीसीबी से अलग हो जाता है। और जब ये पैड अलग होता है तब खत्म, उस पीसीबी को आप रिपेयर नहीं कर सकते। पर आप अगर टेम्परेचर को कम रखेंगे तो सोल्डर इजीली पैड पर नहीं चिपकेगा और आप ज्यादा टाइम तक हीट को पीसीबी में ट्रांसफर करते रहोगे, तो उस वजह से पूरा पीसीबी अनइवन गर्म होके बेंड हो जाएगा और शायद पीसीबी के लेयर्स में फ्रैक्चर बना देगा और फिर उसे रिपेयर करना नामुमकिन होगा। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि अगर आप हॉबी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन ही चाहिए। उसका यही कारण है, आपको टेम्परेचर का बैलेंस मेंटेन रखना है जिससे पीसीबी डैमेज ना हो। जब तक आप सोल्डरिंग की सही टेक्निक नहीं समझते तब तक आप टेम्परेचर 350 सेल्सियस तक ही रखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं सोल्डर कैसे करना है। पहले थोड़े सोल्डर वायर को टिप पर मेल्ट करना है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आयरन की टिप से सोल्डर को मेल्ट करना है, पर ऐसा नहीं है। मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बड़े कॉपर वाले पीसीबी को यूज कर रहा हूँ ताकि हमें सोल्डरिंग के लिए बड़ा सरफेस मिले। अब पैड पर हम इस आयरन की टिप को टच करेंगे और सोल्डर वायर को पैड के दूसरे हिस्से पर टच करेंगे। इससे सोल्डर पैड पर एक तालाब की तरह फैल जाएगा। यहाँ आयरन के टिप ने सोल्डर को मेल्ट नहीं किया, बल्कि पीसीबी के पैड ने सोल्डर को मेल्ट किया। ऐसा हमने क्यों किया, आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए, जब हम डायरेक्ट सोल्डर को टिप पर लगाते हैं तब टिप का टेम्परेचर ज्यादा होता है और सोल्डर वायर के अंदर का फ्लक्स तुरंत जल जाता है। जब हम पैड से सोल्डर को मेल्ट करते हैं तब फ्लक्स जल्दी से नहीं जलता क्योंकि पैड का टेम्परेचर कम होता है और सोल्डर आयरन की टिप की तरफ बहने लगता है क्योंकि टिप का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इससे फ्लक्स को पीसीबी के सरफेस के साथ रिएक्ट होने में ज्यादा टाइम मिलता है और कम फ्लक्स का यूज करके हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब हम सेम टेक्निक से वायर पर सोल्डर लगा लेंगे, पर आपने देखा होगा कि ये वायर एक चूड़ेल के बालों के जैसे दिख रही है। अगर ऐसा वायर होगा तो अच्छे से सोल्डर नहीं हो पाएगा। हमें पहले वायर के तारों को ट्विस्ट करना है, फिर उस पर सोल्डर करेंगे। अब मैं सोल्डरिंग आयरन को सावधानी से इस मैट पर रखूंगा। ये मैट सिलिकॉन से बनी है जो कि एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है। इससे टेबल को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम टिप पर थोड़ा सोल्डर मेल्ट करेंगे। अब वायर को टिप पर रख देंगे। देखिए कैसे आसानी से सोल्डर वायर की तरफ एक मजनू की तरह अट्रैक्ट हो गया। इस प्रोसेस को टिनिंग कहा जाता है। अब वायर को पैड के साथ सोल्डर करना है। पहले आयरन को पैड से टच करेंगे। जब सोल्डर लिक्विड में बदल जाएगा तब वायर को हम उसके ऊपर दाब देंगे और जब तक सही तरीके से वायर के तार सोल्डर से ढक नहीं जाएंगे तब तक हम आयरन को पैड से नहीं हटाएंगे। अगर सोल्डर कम पड़ता है तो आप थोड़ा सोल्डर ऐड कर सकते हैं। अब सभी तारें सोल्डर से कवर हो चुकी है।
अब आयन को पैड से हटा देंगे, पर वायर को उसी पोजीशन में पकड़ के रखेंगे, क्योंकि सोल्डर को हार्ड होने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। अगर कुछ गलत होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं। फिर से आयन को पैड पर टच करेंगे और इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। इस प्रोसेस में वायर गर्म हो जाती है और वायर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ट्वीज़र का इस्तेमाल किया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने टिप को एक एंगल पर पीसीबी से टच किया था, क्योंकि मेरे आयन की टिप एक एंगल पर कटी हुई है। जब मैं उस एंगल पर टिप को यूज करता हूँ तब टिप का सरफेस बढ़ जाता है। अगर मैं टिप को सीधे पैड पर टच करूंगा तो हीट पीसीबी में जल्दी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि सरफेस कम हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। कई बार फ्लक्स या टेम्परेचर की कमी की वजह से और खराब सोल्डर मटेरियल की वजह से खराब सोल्डर जॉइंट्स कैसे बनते हैं। चलिए पहले मैं इस सोल्डर को पूरी तरह से गर्म करता हूँ, जिससे इसका सारा फ्लक्स उड़ जाएगा। देखिए कैसे सोल्डर जॉइंट नोकदार बन गया है। इसे हम सुधारेंगे। पहले हम इसमें एक वायर सोल्डर करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे ये जॉइंट डल बन गया है और ज्यादा प्रेशर की वजह से तारें फैल गई है। क्यों हुआ ऐसा? अगर आपको इसका कारण पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए। अब हम पहले इस फैली हुई तारों को काट देंगे। अब मैंने तार काट दी है। अब इसका इंसुलेशन निकालते हैं। अरे पर मैंने एक गलती की है। जरूरत से ज्यादा इंसुलेशन को मैंने इस वायर से हटाया। इस वजह से जब हम सोल्डर करेंगे तब तार की नोक शायद आगे वाले कंपोनेंट्स को टच होगी, जिससे शॉर्ट होने का खतरा है। पर अगर मैं इस तार को थोड़ा पीछे खींचूंगा तो जब इस तार में कोई भी मूवमेंट होगी तो इस तार की टूटने की संभावना है। इसलिए जितनी जरूरत है उससे थोड़ी कम इंसुलेशन मैं हर बार निकालता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं सोल्डरिंग की ओर। अब इसमें थोड़ा फ्लक्स ऐड करेंगे। फिर से इस आयन की मदद से हीट करके थोड़ा और सोल्डर ऐड करेंगे। देखिए कैसे ये गोल और सुंदर जॉइंट बन गया है। एक अच्छे सोल्डर जॉइंट इस तरीके के डोम की शेप में चमकीले बनते हैं, जिससे कनेक्शन मजबूती से हो जाता है। पर हर बार सोल्डर जॉइंट चमकीले होने की जरूरत नहीं है, पर डोम का शेप आना चाहिए। हर बार फ्लक्स ऐड करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, जिससे सोल्डर जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं। आपको अगर ऐसी पीसीबी प्रैक्टिस के लिए खरीदनी है तो लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ब्लैंक पीसीबी या प्रोटोटाइप पीसीबी के नाम से इन्हें बेचा जाता है। 25 से 30 रुपए की एक पीसीबी मिलती है। अगर आपको स्पेसिफिकली ड्रोन के लिए प्रैक्टिस बोर्ड खरीदनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैसे तो सोल्डरिंग के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन उस वजह से वीडियो काफी लंबी होगी। पर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स बढ़ते जाएंगे। जब मेरी ये 2 उंगलियां जली थी तब मैंने बर्न हिल नाम की क्रीम यूज की थी। और अगर आपके जख्म में पस बन जाता है तो उसे निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। पहले उस जख्म को ठंडे पानी से साफ कीजिए, फिर इस क्रीम को लगा दीजिए। दिन में 3 बार इसे यूज करना है। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपको ड्रोन फेल आर्मी के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित सोल्डरिंग करें।